हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जिस शीर्षक को पढ़ने वाले हैं उसका नाम है संप्रेषण अर्थात कम्युनिकेशन, जिसे हम संप्रेषण कला या कम्युनिकेशन स्किल के नाम से जानते हैं। तो कम्युनिकेशन क्या होता है? जब हम हमारे विचार या हमारी बात किसी अन्य व्यक्ति तक पहुंचाते हैं या अन्य व्यक्ति अपने विचारों को हम तक पहुंचाता है। जैसे हम कह सकते हैं साधारण भाषा में अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना या दूसरे व्यक्ति की बात हम तक पहुंचना, ये कम्युनिकेशन या संप्रेषण की श्रेणी में आता है, जिसे हम संप्रेषण कहते हैं। इसके देखिए हमने लिखा है 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य विचारों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान, इसे हम क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन। अब जो कम्युनिकेशन शब्द है यह कैसे बना है? संप्रेषण को हम अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द कम्युनिस से बना है, जिसका अर्थ होता है अवबोध। संप्रेषण द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाता है एवं दूसरे की बात समझता है। अर्थात क्या किया जाता है इसमें? हम हमारी बात को दूसरे तक पहुंचाते हैं और दूसरे की बात को हम तक पहुंचाया जाता है, अर्थात हम दूसरे की बात को समझते हैं। इसे क्या कहते हैं? संप्रेषण। अब हम संप्रेषण की परिभाषा देख लेते हैं। न्यूमैन एवं समनर, इन्होंने संप्रेषण की जो परिभाषा दी है वह है संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों, सम्मतियों अथवा भावनाओं का विनिमय है। तो इन्होंने क्या कहा? संप्रेषण को 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य तथ्यों, विचारों और सम्मतियों अथवा भावनाओं का संप्रेषण, भावनाओं का विनिमय मतलब आदान प्रदान। उनके पश्चात फ्रेडजी मायर की हम परिभाषा देखते हैं। तो फ्रेडजी मायर कहते हैं संप्रेषण शब्दों, पत्रों अथवा सूचना, विचारों, सम्मतियों का आदान प्रदान करने का समागम है, जिसमें हम क्या करते हैं? पत्रों के माध्यम से या सूचनाओं के माध्यम से अपने विचारों और सम्मतियों को क्या करते हैं? एक्सचेंज करते हैं, आदान प्रदान करते हैं, दूसरों को अपने विचार प्रदान करते हैं, दूसरे के विचारों को स्वीकार करते हैं, मतलब अपनी बात दूसरों तक रखते हैं और दूसरे की बात को सुनते हैं, समझते हैं। ये क्या है? संप्रेषण है। अब हम संप्रेषण की विशेषताएं देख लेते हैं या संप्रेषण के तत्व भी हम इसे कह सकते हैं। तो सबसे पहले जो विशेषता है वह क्या है? स्पष्ट एवं सरल अभिव्यक्ति। हम अपनी बात किसी और तक रख रहे हैं तो वो कैसी होनी चाहिए? बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रखनी चाहिए और ऐसे तरीके से रखनी चाहिए बिल्कुल सरल कि उसे समझ में आए। नहीं तो हम हमारी बात उलझा के उसके सामने रख रहे हैं या उसे समझ में नहीं आ रही है तो वो कुशल संप्रेषण नहीं कहलाया जाएगा। उसके पश्चात प्रभावी ढंग से सुनना। अब हमने अपनी बात को अच्छे तरीके से सामने वाले को समझा दी, पर सामने वाला समझ ही नहीं रहा है, उसका ध्यान ही नहीं है, वो इधर उधर देख रहा है या इधर उधर की बातें कर रहा है, तो ये भी कुशल संप्रेषण नहीं कहलाया जाएगा। क्योंकि कुशल संप्रेषण में श्रोता का या सम्मुख वाले व्यक्ति का या दूसरे व्यक्ति का हमारी बात को अच्छे तरीके से सुनना भी महत्वपूर्ण होता है। फिर उसके पश्चात पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास। संप्रेषण करने वाले दोनों व्यक्तियों के मध्य क्या होना चाहिए? सहयोग होना चाहिए। सहयोग होगा तो ही एक दूसरे से अच्छे से बात करेंगे और दोनों का एक दूसरे पर अच्छा विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास नहीं हुआ तो अगर हमें क्या होता है, किसी पर विश्वास नहीं रहा तो उसकी बात सुन लेते और कोई ध्यान नहीं देते, तो वो संप्रेषण नहीं कहलाया जाएगा। क्या होना चाहिए? दोनों के मध्य पारस्परिक सहयोग एवं विश्वास होना चाहिए। उसके पश्चात समुचित संप्रेषण एवं तकनीक। तो जो संप्रेषण है वो बिल्कुल अच्छे तरीके से होना चाहिए और अच्छी तकनीकी का उपयोग करना चाहिए। अच्छी तकनीकी अर्थात क्या होगा कि भाई जो संदेश हम प्राप्त करते हैं उस या हम किसी को अपनी बात पहुंचाते हैं तो उसमें किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचना चाहिए, किसी को अभद्र नहीं लगना चाहिए या किसी को गंदा या भद्दा टाइप का नहीं लगना चाहिए। नहीं तो हम अपनी बात तो पहुंचा रहे हैं या अपने विचार रख रहे हैं या हम किसी के साथ किसी विषय पर चर्चा कर रहे हैं और उसके साथ गाली गलौज से या गंदे तरीके से बात कर रहे हैं या बात करने का तरीका हमारा गलत है, तो वह क्या हो जाएगा? गलत संप्रेषण हो जाएगा। इसलिए इसमें क्या होना चाहिए? समुचित संप्रेषण तकनीक, जिससे सामने वालों के मान सम्मान को ठेस न पहुंचे। फिर उसके पश्चात संप्रेषण निरंतरता। संप्रेषण निरंतरता, इससे क्या होता है? कभी कभी क्या हो जाता है, विचारों का जो आदान प्रदान हो जाता है, आदान प्रदान
से अच्छा क्या होता है कि जो संप्रेषण हो वह क्या हो जाता है, निरंतर होना चाहिए। नहीं तो कभी कभी कुछ गलतियां हो जाती है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, और फिर क्या हो जाता है कि वो संप्रेषण हमारे लिए मुसीबत कर लेता है। निरंतरता अर्थात अच्छे तरीके से संप्रेषण होना चाहिए, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई गलतियां नहीं होनी चाहिए, या फिर हम हमारी बात को कहना कुछ चाह रहे हैं और सामने वाला समझ कुछ रहा है, या हम ऐसी शैली का उपयोग कर रहे हैं जिससे सामने वाले को समझ में कुछ आ रहा है और हम बताना कुछ चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके पश्चात गति प्रदायकों का उपयोग। गति प्रदायकों का उपयोग कभी कभी क्या हो जाता है कि हमारा संप्रेषण है वह दूषित हो सकता है, जिसमें क्या हो जाता है कि एक तो हमारी कुछ जानकारी रुक जाती है मार्ग में, हम पत्र के माध्यम से जानकारी पहुंचा रहे तो हो सकता है कि पत्र खो जाए या पत्र गंदा हो जाए, या फिर हम ऑनलाइन करते हैं तो बीच में नेटवर्क खराब हो जाता है तो हमारी बात बीच में रुक जाती है कभी कभी, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्या इसके लिए इसका उपयोग करना चाहिए गति प्रदायकों का, जो हमारे संदेशों को जैसे है वैसे ही बिल्कुल सामने वाले तक पहुंचाए। फिर उसके पश्चात अनुभूति इकाइयों का उपयोग। अनुभूति इकाई का उपयोग भी संप्रेषण में महत्वपूर्ण है, जिसमें क्या होता है, इसका उपयोग इसलिए करता है आदमी कि कुछ सूचनाएं होती है जो हमसे जानबूझकर सामने वाला छुपाता है। हो सकता है उसमें उसका निजी लाभ हो, निजी हित हो, तो वहाँ पर हमें इस तकनीक का उपयोग करना होगा, जिससे हमसे जो जानकारी छुपाई जा रही है उस जानकारी से हम अवगत हो सके। फिर उसके पश्चात प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि भी अनिवार्य है। हम अपने विचारों को रख रहे हैं, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ पर आप वाकई में पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, इसके लिए मुझे फीडबैक भी चाहिए ना, आप क्या समझ रहे हो क्या नहीं, तो ये हो जाएगा प्रतिपुष्टि। अर्थात क्या कि भाई सामने वाला भी उसका रिप्लाई देना चाहिए। अगर एक तरफा ही संवाद हुआ तो वो कम्युनिकेशन की श्रेणी में नहीं आएगा, संप्रेषण की श्रेणी में नहीं आएगा। और जो आज हम जिस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं ये एक तरफा है। जूम अगर हम करते, जूम से कम्युनिकेशन करते तो वह प्रतिपुष्टि मिल जाती मुझे आप लोगों से, तो सामने वाले का जवाब देना भी अनिवार्य होता है। यह होता है प्रतिपुष्टि। फिर अनौपचारिक संप्रेषण का कुशल उपयोग। अब औपचारिक अर्थात जिसमें पत्र लिखा जाता है, मेल किया जाता है, मैसेज किया जाता है या व्हाट्सएप वगैरह, तो ये तो औपचारिक हो गया। परंतु औपचारिक संप्रेषण कभी कभी फेल हो जाता है, उसके लिए हमने क्या करना चाहिए, अनौपचारिक संप्रेषण का कुशलता से उपयोग करना चाहिए। अनौपचारिक मतलब डायरेक्ट मिलना या प्रत्यक्ष बात करना, ठीक। फिर उसके बाद समयानुकूलता। कभी कभी क्या हो जाता है, स्थितियाँ कुछ रहती है, हालात कुछ रहते हैं और हम बात भलती ही कुछ कर लेते हैं, तो वो अनुकूलशीलता नहीं होगी या समयानुकूलता नहीं होगी। हमें समय के अकॉर्डिंग बात करनी चाहिए। पता चल रहा है कि हम व्यवसाय के लिए नीतियों का निर्धारण कर रहे हैं और आज उत्पादन कर रहे हैं हम 100 साल पुरानी जो चीज़ है उसका, और आज मार्केट में उसकी वैल्यू है नहीं, तो वो उसके लिए जो हम बात करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, वो उसका उत्पादन बढ़ाने के लिए कि भाई जो 100 साल पहले जिस वस्तु का उत्पादन था उसको हमको बढ़ाना है, तो वो क्या हो जाएगी, अनुकूलशील नहीं रहेगी, वो गलत रहेगी। तो हमें आज मार्केट में क्या ज़्यादा मांग है किस चीज़ की, उसके लिए क्या करना चाहिए, संप्रेषण करना चाहिए, तो वो क्या हो जाएगी, हमारी समयानुकूलता। तो ये था आज हमारा संप्रेषण। इसके आगे का हम अगली कक्षा में देखेंगे।